स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सही, इकोनॉमिक और स्पेशल भी है जोन। हम चाहते हैं कि नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, अपनी सोनी ही बात है। बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब, जोन मीन्स कोई एरिया, जोन मीन्स एनी एरिया। ऑलराइट, लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियर। इसका मतलब ओके, दो टर्म्स हैं, एक है इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट। आप दोनों टर्म से वाकिफ हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात। क्या ठीक है, इंपोर्ट करना ठीक है, एक्सपोर्ट करना ठीक है? आपके अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट करना ठीक है, इंपोर्ट करना ठीक है? एक्सपोर्ट करना ठीक है, देना ज्यादा अच्छा है। जब भी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज जब विदेश को दी जाती है, किसी फॉरेन कंट्री को दी जाती है, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज मूविंग आउट ऑफ कंट्री, इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर कमिंग इनटू द कंट्री, इट्स कॉल्ड इंपोर्ट। इंपोर्ट करेंगे तो वी हैव टू पे दी फॉरेन करेंसी नेम डॉलर, और जब भी आप पे करते हैं इन डॉलर्स तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती जाती है, कंपैरेटिवली रुपी की वैल्यू गिरती जाएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो इंपोर्ट करने से दिक्कत क्या है? इफ यू इंपोर्ट, करेंसी फॉल, currency will fall. If you import things, if you export things, currency will improve. Export करने से currency will improve. Currency improve होती है, बस है कि नहीं? क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मीन्स हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को विदेश को दे देते हैं। जब वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो बदले में हमें देंगे क्या? यस, डॉलर्स। हाँ जी, डॉलर पे करेंगे ना एक तरह से। बट सवाल है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज किसकी बनाई हुई थी? इंडिया की बनाई हुई थी। इंडियन करेंसी क्या है? रुपी है। तो टेक्निकली उन्होंने पेमेंट हमें किसमें करनी है? रुपी के अंदर। बट उनके पास क्या है? उनकी कोई करेंसी होगी, बट हम क्या बोल रहे हैं, हमें डॉलर में पेमेंट चाहिए। क्योंकि हमें भी फ्यूचर में जब ऑयल दूसरे सामान लेने होते हैं तो बाकी कंट्रीज भी हमसे किस में पेमेंट मांगती हैं? डॉलर्स में। Reason is very clear why largely international payments are done in dollars. डॉलर जो US डॉलर है, it is by and large accepted currency in the world. क्योंकि USA का एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है और एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट था कि हम किसी करेंसी को कॉमन करेंसी मान लें। और मान लीजिए इंडिया कहे कि मुझे मेरी ही करेंसी में पेमेंट चाहिए, तो शायद इंडियन रुपी नाइजीरिया के पास नहीं होंगे, वो क्या करेगा? तो इस तरीके से बड़ी खलल सी मचेगी। अब हम कोई एक कॉमन इंटरनेशनल करेंसी कर दें कि भाई इसी के अंदर ही जो है पेमेंट करनी है इंटरनेशनल, तो फिर क्या होगा कि हम भी डॉलर्स में लेंगे पेमेंट जब हमने एक्सपोर्ट किया होगा, और हमने जब किसी से लेना है, ऑयल लेना है, गैस लेनी है या दूसरे उत्पाद लेने हैं, हम किस में पेमेंट कर देंगे उनको? डॉलर्स के अंदर। अब सवाल ये है कि डॉलर में पेमेंट करने से डॉलर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। तभी तो करेंसी स्वैप की बातें सुनने को आती हैं कि इंडिया और श्रीलंका ने इतने बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप किया, माने उन्होंने अपनी ही करेंसी में म्यूचुअल पेमेंट कर दी। टेल यू, अगर मान लीजिए सपोज हमने कुछ बांग्लादेश से लेना है, सपोज कर लीजिए, अब अगर बांग्लादेश और हम आपस में पेमेंट करें डॉलर्स में, तो किसकी औकात बढ़ेगी? डॉलर की। क्यों ना एक कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए कि भाई इंडियन करेंसी के अंदर आप पेमेंट करो, क्योंकि हमारा और आपका व्यापार
काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इस करेंसी के अंदर जो है पेमेंट कीजिए। तो कहीं कहीं डॉलर को आप जो है बाईपास कर सकते हैं। मेरी आप बात समझिएगा, जब भी आप पेमेंट डॉलर में करवाते हैं तो डॉलर की वैल्यू बढ़ती है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी ना, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू इतनी बढ़ती जाएगी। और डॉलर में पेमेंट करने से डॉलर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ती जाती है। आज हर कोई चाहता है कि उसकी जेब में डॉलर, क्योंकि डॉलर कॉन्टिन्यूसली कर रही है इंप्रूव एज अ करेंसी और इंडियन करेंसी कॉन्टिन्यूसली कर रही है फॉल। तो नो बडी विल इन्वेस्ट इन रुपीज, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो मेरे बोलने से फर्क है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो दो एक्टिविटीज यहां से होती है। अब हम क्या चाहते हैं, हम करें ज्यादा एक्सपोर्ट, क्योंकि ज्यादा एक्सपोर्ट करने से हमारी करेंसी इंप्रूव होगी। आज के डेट में हमारी जो करेंसी है, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, $1 is actually equal to 76 Indian rupee और कंटिन्यूसली फॉल कर रही है। हमें इसको इंप्रूव कैसे करना है, कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट करके। अगर इंडिया चाहता है कि दिन ऐसा आए कि जब $1 बन जाए ₹1 के बराबर, तो ये बहुत ही टफ टास्क है, बहुत ही टफ टास्क है। मगर इसकी शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग इंपोर्ट कम से कम करें और ज्यादातर करें एक्सपोर्ट, ज्यादातर एक्सपोर्ट करें तो करेंसी इंप्रूव कर जाएगी उसके सामने। जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम पेमेंट किसे मांगेंगे, रुपये के अंदर। तो डॉलर देंगे हमसे क्या मांगेंगे, रुपये दीजिए, क्या हमें खरीदनी चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास, मैं एक मार्कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, गुड़गांव में मेरा यूनिट है, सपोज कर लीजिए, जो इंडिया के अंदर है। अब एज्यूम करिए कंडीशन को, जहां पे ऑर्डर मेरे पास आया है, मैं गुड़गांव के अंदर मेरी कंपनी है मार्कर मेकिंग की, मलेशिया से ऑर्डर आया कि उनको कुछ ऐसे 2 लाख मार्कर चाहिए या 20 लाख मार्कर चाहिए, ऐसे 20 लाख मार्कर चाहिए, 2 मिलियन मार्कर की डिमांड आ गई। अब मैं तो इंडियन हूँ, मुझे किसे पेमेंट चाहिए, रुपीज। भाई मैंने यहाँ पे मार्कर के लिए रॉ मटेरियल लेना है, अपने एम्प्लॉय की पेमेंट देनी है, बिल्डिंग के रेंट देने हैं, बिजली का बिल पे करना है, पानी का बिल पे करना है, सारा किस में होगा यहाँ पे, तो इंडियन करेंसी में। विच मीन्स आई विल आस्क मनी और पेमेंट इन इंडियन करेंसी। मलेशिया की सरकार को क्या करना है, मलेशिया के जो वो लोग जो मुझसे मार्कर खरीदना चाहते हैं वो क्या करेंगे, उनके पास रुपीज नहीं, दे विल आस्क फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाट, इंडियन रुपी। उसके बाद वो क्या बोलेंगे, हमें क्या दीजिए, डॉलर दीजिए, आप हमें डॉलर दीजिए, पेमेंट डॉलर में करिए, हम आपको रुपये में देने कन्वर्ट करके, और फिर आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा। इस तरीके से इमेजिन करिए कि एक गुड़गांव के अंदर कोई कंपनी लगी हुई थी और मलेशिया से उसको पेमेंट आई, तो किस में आई होगी, ऑब्वियसली डॉलर के अंदर। मगर अंततः पेमेंट किस में करनी है, रुपये के अंदर। तो डॉलर यहाँ आए और डिमांड हुई कि रुपीज दीजिए, डॉलर आए, रुपये की डिमांड इंक्रीज हुई। तो व्हेन वी डू एक्सपोर्ट, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे रुपये की वैल्यू कैसे इंप्रूव होती है, क्योंकि रुपये के भाव बढ़ जाते हैं, रुपये की औकात बढ़ती है। जब कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सर्विस इंडिया से बाहर भेजी जाती है तो उसकी पेमेंट किस मांगे हम लोग, रुपये के अंदर। तो उनको देना क्या है, हमें रुपये पैसा देना है, मगर उनके पास तो है नहीं, वो क्या देंगे हमें, डॉलर, और हम उसके बदले एक्सचेंज करेंगे उसको रुपये के साथ। एंड जो गुड़गांव के अंदर जो मैं हूँ, दैट इज मार्कर मेकिंग कंपनी, उसको रुपये पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखेगा डॉलर अपने पास, उसके बदले कन्वर्ट करके रुपीस उनको देगा और वो पेमेंट हमें कर देंगे। तो कहीं कहीं यहाँ पे किसकी डिमांड बढ़ी है, रुपीस की डिमांड बढ़ी है। तो जिसकी भी डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। सलमान खान आप जानते हैं एक मूवी का 70 करोड़ लेता है, 70 करोड़ एक मूवी का, क्योंकि कुछ भी करेगा, हिलेगा डुलेगा तो 100 करोड़ तो बन ही जाएंगे, कुछ नहीं भी करेगा तब भी 200 करोड़ तो बन ही जाएंगे। ये उसका करिश्मा है एक तरह का। तो विच मीन्स कि इस तरह के स्टार जिनका किसी मूवी में होना ही 200 करोड़ बना देगा, और थोड़ा बहुत अच्छा कुछ हो गया तो 4-5 करोड़ तो लाने जाएगा वो, उस बंदे के ही नाम पे मूवी चलती है। अगल बगल में उनके बुत भी खड़े कर दोगे तब भी मूवी हिट हो जाएगी। These big stars sometimes introduce new hero, new actresses, एक्टिंग करने नहीं आती है पर फिर भी अपने प्रकाश तले को ढक देते हैं, मतलब इतनी उनका करिश्मा है कि लोग उनको देखना चाहते हैं। तो मेरे बोलने का अर्थ ये है कि सलमान खान
कि इतनी वैल्यू क्यों है, कि डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि वो मेरी मूवी करे। वो क्या बोलेगा, जब वो उठेगा तो 50 प्रोड्यूसर बाहर खड़े होंगे, सर हमारी मूवी कर दीजिए, सर हमारी मूवी कर दीजिए। तो 50 में से किसी एक को चुनेगा, क्या बोलते हैं, कितना दोगे, 60 करोड़, तो 70 करोड़, तो 90 करोड़। इस तरह से किसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। और कोई स्ट्रगलिंग पर्सन जाए तो हीरो बनने जा रहे हैं इलाहाबाद से, मान लो अगर चले गए हीरो बनने, तो उनको तो काम ही नहीं मिल रहा, वहां पे कोई पूछ ही नहीं रहा उनको। फ्रस्ट्रेट अंदर से, वो क्या बोलेंगे, सर 2 टाइम रोटी खिला देना, फिल्म करने का मन। किसी तरीके से पब्लिक के सामने आए तो आए कि भाई तुम कुछ हो, अपन टैलेंट दिखाने का मौका तो मिले, कहीं से बिगिनिंग तो हो। काम ही नहीं मिलेगा तो आप तो बर्बाद हो जाएंगे, झुरी आ जाएंगे 10 साल बाद, बेकार। तो मेरे बोलने का सिर्फ अर्थ ही हुआ है यहाँ से, कुछ लोग फ्री में भी काम करने को रेडी हैं बॉलीवुड में, और कुछ पैसा इतना मांगते हैं कि सुन के चक्कर आता है। 70 करोड़ रुपये सलमान खान एक मूवी का आज हो लेता है, जस्ट इमेजिन। तो वही बात है कि जिस भी चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ती है, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। तो मैंने कहा कि एक्सपोर्ट हमारे लिए बेहतर है, एक्सपोर्ट करना इज इंपॉर्टेंट। अब एक्सपोर्ट इज इंपॉर्टेंट, बट एक्सपोर्ट हम करें कैसे, जब हमारे देश में क्या पैदा होंगी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या होगा फिर, तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज्यादा बने गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी बात क्या है, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं दे मस्ट बी हाईली कॉम्पिटिटिव, काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, बस है कि नहीं, काफी ज्यादा क्या हो, कॉम्पिटिटिव। मोबाइल फोन की बात करते हैं, वीडियोकॉन, माइक्रोमैक्स, दोनों क्या है, अनकॉम्पिटिटिव, वो टिक नहीं पा रहे हैं। वीवो, शॉमी, रेडमी, ये वो, इनके सामने, सैमसंग के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो मीन्स और आप जितने मोबाइल फोन बना दो माइक्रोमैक्स और वीडियोकॉन के, वो बिकेंगे नहीं, तो एक्सपोर्ट नहीं होगा फिर, तो बात है कि नहीं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कमी है जिस कारण हमारी कंपनी पिछड़ती जा रही है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि उनको बोलें कि जो विदेशी कंपनी है लाइक वीवो, ओप्पो, रेडमी या शॉमी या एप्पल, इनको हम बोलेंगे तुम इंडिया में आके कंपनी चलाओ, मेक इन इंडिया, यहाँ करो, यहाँ कंपनी चलाओ। माने जो तुम वहां से पैदा कर रहे हो वो तुम यहाँ पे आके बनाओ चीजें, तो क्या होगा फिर, वो जीडीपी में इंक्लूड होएगा, वो यहाँ से बन के जाएगा, बिकेगा मलेशिया में जाके, बिकेगा वहां पे जाके। तो बोलने का अर्थ ये है कि अगर विदेशी कंपनी भी इंडिया में आके अगर चीजें बनाती हैं तो ये जीडीपी में इंक्लूड होगी नहीं होगी, क्योंकि वो इंडिया के टेरिटरी में क्रिएट हो रही है। अगर यहाँ पे एप्पल कंपनी एक यूनिट लगाती है तो उसकी प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन क्या इंडियन जीडीपी में इंक्लूड होगी? यस, इंक्लूड होगी। इंडियन हो या कोई फॉरेनर क्यों ना हो, अगर देश के टेरिटरी के अंदर कुछ भी बन रहा है, इधर गुड्स और सर्विसेज, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इंडियाज जीडीपी। अब मान लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज बन चुकी हैं तो फिर बाहर वो बिकेंगे, क्योंकि ओप्पो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्या है, ब्रांड। वीवो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्या है, ब्रांड। एप्पल इंटरनेशनली एक्लेम्ड ब्रांड। तो जब वो वहां बनेंगे तो स्वाभाविक क्या होगा, उनकी मांग दुनिया में तो है ही, तो हम यहाँ बनाएंगे और विदेश को बेचेंगे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं फॉरेनर कंपनीज को भी न्योता दे के यहाँ पे उनसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो हम अब एक्सपोर्ट करेंगे। अब बात समझे कि नहीं? यहाँ से पहले अगर ओप्पो के फोन आप चाइना से खरीद रहे हो, इट इज इंपोर्ट बिल, आप इंपोर्ट कर रहे हो। अगर ओप्पो कंपनी खुद यहाँ आ जाए तो हमारे देश के लोगों को तो फोन बना के दे ही देगी, इनका अब इंपोर्ट नहीं है, ये तो इंटरनली मैन्युफैक्चर्ड थिंग हुई, कोई इंपोर्ट की पेमेंट नहीं होगी इसके अंदर। प्लस अगर एक्स्ट्रा बनाए तो हम विदेश को यहाँ से बेचेंगे, एक्सपोर्ट होगा। तो जहां हो रहा था इंपोर्ट, वही हमने एक्सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। किस तरीके से? उस कंपनी को इंडिया में बुला के। सवाल ये है, क्या आपने सुना स्कीम का नाम मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया में कौन सा एनिमल है उसका सिंबल? मेक इन इंडिया के लोगों में कौन सा एनिमल है? लॉयन। देखिए, जो मेक इन इंडिया का लोगो है उस पर कौन सा जानवर लगा हुआ है? एग्जाम में पक्का है क्या सवाल? लॉयन, शेर है उसमें। मेक इन इंडिया का पर्पस क्या है कि एक न्योता है भारत सरकार की तरफ से उन सारी एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को, कि आप यहां आइए और यहां मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। इससे क्या होगा?
कि हमारी भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी और जहां हम कर रहे थे पहले इंपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हम ऐसा करेंगे। बड़ा सवाल है, कोई भी कंपनी इंडिया क्यों आए? इंडिया में ऐसी क्या बात है कि जहां हमें सपोज सैमसंग के फोन साउथ कोरिया से खरीदने पड़ रहे हैं, वो कंपनी इंडिया आके क्यों फोन बनाए? तो हम इंडिया में ऐसा एनवायरनमेंट देंगे उनको, क्यों इंडिया आए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की लेबर क्या है, बहुत ही चीप। तो बोलेंगे देखो भाई वहाँ लेबर महंगी है, यहाँ लेबर क्या है, चीप। या यू हाँ मतलब स्किल लेबर, वही बात है ना, क्योंकि स्किलिंग करनी पड़ेगी। बट फिर भी हमारे देश के अंदर डिप्लोमा होल्डर, डिग्री होल्डर बहुत ही कम पैसे में काम करते हैं एज कम्पेयर विद अदर नेशंस। तो लेबर यहाँ की चीप है, ज़्यादातर अनस्किल्ड है, वो उतना अनएम्प्लॉयड भी है ना। फिर तो मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं किसी कंपनी में, जो सीखे हुए लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो चीपर है। इज इट नॉट? अब बात क्या है कि एक लेबर चीप, मगर उनका ये प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कंपनीज का कि इंडिया के जो लॉज हैं वो बिजनेस के बहुत ही खिलाफ है। इंडियन गवर्नमेंट के लॉज क्या है अगेंस्ट बिजनेसेस, क्योंकि इंडिया कैसी कंट्री है, सोशलिस्ट। तो फिर ऐसा इमेज होती है कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है दे आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म, दे आर अगेंस्ट कैपिटलिज्म, क्योंकि इनके लिए जनता ही सर्वोपरि है और जो ये बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी होती है, ये इनके खिलाफ हुआ करते हैं। वैसे ऐसी इमेज इंडिया की कम हो रही है ऐसा ऐसा, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेट मी क्लियर यू वन मोर टाइम्स। अब जानते हैं कि कुछ ही 1.5-2 साल पहले जब पेट्रोल और डीजल के रेट 100 क्रॉस कर गए थे, मैं साल पहले की बात कर रहा हूँ, 100 क्रॉस कर गए थे, 100 पार कर गए थे पेट्रोल के दाम, लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म किया सरकार का कि कैसी सरकार है ये जिसमें 100 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम हमें मिल रहे हैं पर लीटर। क्रिटिसिज्म हुआ। अब सरकार ने किया क्या? सरकार ने कहा कि हम अपने जो हमारे कंपनीज हैं वो 1 रुपये सस्ता देंगे क्या पेट्रोल। उन्होंने बोला क्या? अब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल पे कौन सी ड्यूटी लगती है? ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि देश में वो रिफाइन होता है, आता बाहर से बेशक है, मगर रिफाइनिंग कहाँ होती है उसकी, बाहर से आता कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल यहाँ रिफाइन होते हैं, यहाँ बनते हैं, तो उस पर लगेगी कौन सी ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कम की 5 रुपए, और 5 रुपए कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी आप भी वैट को कम कर दीजिए। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, जो लगाती है स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल या डीजल के ऊपर। जीएसटी का आने बाद बाकी सब पे हट चुका है, वैट सिर्फ है पेट्रोलियम पे या ये जो प्रोडक्ट हैं खैनी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन पे और अल्कोहल के ऊपर जो है लगा हुआ है। तो मेरे बोलने का क्या है कि जीएसटी के आने के बाद जो है वैट खत्म कर देगा, मगर तब पेट्रोल के दाम कम करने थे तो कहा गया कि आप जो है वो टैक्स कम कर दीजिए। 10 रुपये पेट्रोल के दाम कम हो गए, इस तरीके से 5 रुपये और 5 रुपये उन्होंने कर दिए। और साथ ही मैं कहा कि जो उनकी सरकारी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनी जो में से IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, ये सरकारी कंपनी है पेट्रोलियम वाली। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी 1 रुपये सस्ता देंगी पेट्रोल। बात सही कि नहीं है? तो फिर हुआ क्या कि रिलायंस वाले पेट्रोल पंप पे दाम है सपोज 88 रुपये पर लीटर, बगल में है IOCL का पेट्रोल पंप, वहाँ है 87, 1 रुपये क्या है कम। अब लोग क्या करेंगे? लोग कहाँ बढ़ाएंगे? रिलायंस वाले के पास कि IOCL वाले पेट्रोल पंप के पास? IOCL के पास। अब IOCL को तो घाटा हो रहा है ना वहाँ से कम करने से, बट वो घाटा सरकार भर देगी लोगों के टैक्स पेयर मनी से। मगर रिलायंस अगर 1 रुपये कम करेगा जस्ट टू फाइट द कॉम्पिटिटर, तो उसको क्या है? लॉस है। और हुआ ये कि उस समय पे ज्यादातर लोगों ने पेट्रोल भरवाना स्टार्ट किया IOCL मैंने सरकारी कंपनी से, जहां 1 रुपये सस्ता पेट्रोल है वो वहां नहीं भरवा रहे। तो मेरे बोलने का कि ये नीतियां लोगों को राहत देने वाले और कॉर्पोरेट को नुकसान पहुंचाने वाली इंडिया में आज भी इंप्लीमेंट की जाती है। बात है कि नहीं? जहां बिजनेसमैन को नुकसान हो गया। तो अब पॉइंट पे आते हैं
पॉइंट ये है कि किस तरीके से हम अपना एक्सपोर्ट ही करें। मैंने कहा विदेशी कंपनी यहाँ पे आए, और फिर मैंने कहा कि विदेशी कंपनी यहाँ आएगी क्यों, कुछ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन होनी चाहिए। तो मेरा फोकस ये था कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंडियन गवर्नमेंट के लॉज क्या है, एंटी बिजनेस है, क्योंकि सोशलिज्म पे कुछ कानून क्या यहाँ पे आधारित है। यहाँ के लेबर लॉज बहुत ही टफ है, जो अगेंस्ट है मैनेजमेंट। हमारे देश में एक होती मैनेजमेंट जो कंपनी चलाती है, और नीचे होते हैं वर्कर, लेबर। तो लेबर बनाते हैं यूनियंस अपने राइट्स के लिए। हमारे देश में बहुत ही टफ है लेबर लॉज, विच मीन्स कि हमारे देश में कंपनीज को लेबर से काम करवाना बहुत ही मुश्किल है। कहीं भी स्ट्राइक कर देते हैं वो, और उनकी मांगे माननी पड़ती हैं, बस है कि नहीं। तो हमारे देश में बहुत ही टफर लेबर लॉज हैं, जिसका कोई भी कंपनी आना नहीं चाहती है। मान लीजिए सरकार ने कहा कि ये एक एरिया है कहीं पे, और सरकार ने इसको डिक्लेयर कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहीं पे कोई लैंड है, मान लीजिए 50 किलोमीटर का दायरा, और वहां बोलती कि भाई ये लैंड क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विच मीन्स अगर कोई भी विदेशी कंपनी इस एरिया में अगर बिजनेस करेगी तो उसके ऊपर इंडियन लॉज अप्लाई नहीं होंगे। है मजे की बात। मैंने कहीं और करोगे तो इंडियन टेरिटरी मानी जाएगी, बट ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली टेरिटरी जो जगह है, उसको हम मानेंगे फॉरेन लैंड। इंडिया के अंदर ही वो, पर हम इसको मानेंगे क्या, फॉरेन लैंड। मैंने कोई भी बिजनेसमैन अगर यहां बिजनेस करे तो उसको फील ही ना हो कि भाई इंडियन लॉज उसके ऊपर एक्ट करने वाले हैं, इसको फॉरेन टेरिटरी जो है वो माना जाएगा। तो विच मीन्स ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा। अगर फॉरेन टेरिटरी है तो विच मीन्स इंडियन के लॉज इस टेरिटरी पे अप्लाई नहीं होंगे। भारत सरकार के ज्यादातर लॉज इस पे अप्लाई नहीं होंगे। वैसे क्लियरली कहूं तो लॉज अप्लाई होंगे जरूर, पर जिस में रिलैक्सेशन है वो लॉज अप्लाई यहाँ पे नहीं होंगे। मैंने बिजनेस वाले जो लॉज हैं यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। मतलब इस टेरिटरी को क्या माना जाएगा, फॉरेन टेरिटरी, ताकि कोई भी विदेश से आदमी आए तो वो इंडिया के कानून से, इंडिया के ट्रेड लॉ से डरे ना। बात सही कि नहीं है? तो बड़ा ही फ्री एटमॉस्फेयर यहाँ पे रहेगा। अब हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया क्यों है, किस पर्पस के लिए, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए। भाई एक्सपोर्ट आप तभी इंक्रीज कर पाएंगे जब विदेशी कंपनी देश में आएंगे। बात सही कि नहीं है? आप एक्सपोर्ट तभी इंक्रीज कर पाएंगे जब आपके देश में ज्यादातर क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग। हमारे देश के अंदर जीडीपी का जो पार्ट है, उस मैन्युफैक्चरिंग जो है सिर्फ है दैट इज 21%। हमारे जीडीपी में, हमारे जीडीपी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ कितनी है, 21%। अगर मैन्युफैक्चरिंग जो है 40% पहुंच जाए तो हम काफी ऊपर निकल जाएंगे। क्योंकि सबसे अच्छी जॉब कहाँ मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग वहाँ अच्छी जॉब मिलती है, इंजीनियर्स को अच्छी सैलरी मिलती है। तो विच मीन्स कि मैन्युफैक्चरिंग कब होगी, जब या तो हमारे देश में क्या पैदा हो जाए, एंटरप्रेन्योर्स। अभी बन रहे हैं काफी ज्यादा, एक शार्क टैंक शो आता है, अब देखिए इसमें लोग आइडिया लेके आ रहे हैं कई लोग इसमें, और वो लोग जो वहाँ जज हैं उन्होंने भी अच्छे स्टार्टअप चलाए हैं। तो या तो हाँ जी, सोनी में तो कलर पे आता है, कलर्स में आता है, सोनी पे आता है। तो उसमें एक आइडिया दें कि एंटरप्रेन्योर्स क्या है, या तो देश के लोकल एंटरप्रेन्योर पैदा हुए हैं जो एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करें। अगर ऐसा नहीं है तो विदेश में जो डेवलप्ड बिजनेस मॉडल है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये ऐसी जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो चलती हैं, वो कंपनी यहाँ आ जाए। एप्पो है, वीवो है, शाओमी है, रेडमी है, एप्पल, सैमसंग, ये यहाँ आ जाए। बात है कि नहीं है? फोर्ड है, मर्सिडीज है, फरारी है, वो यहाँ आ जाए, यहाँ बनाए गाड़ियों को। तो जब तक देश में गुड्स नहीं बनेंगे तब तक एक्सपोर्ट कैसे कर देंगे, क्योंकि हाई क्वालिटी माल बनाते नहीं, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो जब हाई क्वालिटी माल बनाने वाले खुद यहाँ आ जाएंगे, यहाँ बना अपना माल, फिर बेचो यहाँ से। बट क्यों ही आएगा आपके पास? जिस देश में वो काम कर रहा है वहाँ उसके पास अच्छे क्या है, लॉज। उनके लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे क्या है वहाँ पे, लॉज। तो फिर हम करेंगे, हमने क्या बनाया है फिर, स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स। किस पर्पस के लिए? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या बनाया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका पर्पस क्या है? टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन कंपनीज यहाँ आएंगी, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो जाएगी,
तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता जाएगा इससे, तो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। अंडरस्टैंड दिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात इसके अंदर ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? एक लैंड है। मान लो कल अगर इंडियन गवर्नमेंट कहे कि जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है अब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विच मीन्स इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, ना कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकली इंडिया के अंदर ही है चंबा, मगर उसको अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दें तो विच मीन्स अब इसको एज अ फॉरेन टेरिटरी माना जाएगा, विच मीन्स इंडियन बिजनेसेस जो लॉज हैं वो उन पे इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं होंगे। तो एक फ्रीली बंदा फिर इंडिया में आके काम कर सकता है, क्योंकि ही और शी इज नाउ फ्री फ्रॉम एनी घबराहट, ये चिंता कि भाई इंडियन लॉ कहीं अगर हमारे अगेंस्ट हो गए या कुछ हो गया तो फिर दिक्कत पैदा होगी। एग्जाम्पल और देता हूँ आपको मैं। जानते हैं वोडाफोन एक कंपनी थी जो हच से आई थी। हच कंपनी है, एक हच नाम, उसका डॉगी बड़ा अच्छा डॉगी था और वो आया था उसमें। तो हच कंपनी थी, इससे बना क्या? वोडाफोन। तो हच कंपनी जो थी उसको टेक ओवर किया इसने, वोडाफोन ने टेक ओवर किया। जब टेक ओवर किया उनके बीच में जो डील हुई, उस डील के अंदर 2000 करोड़ रुपए सरकार कहती कि हमारा टैक्स बनता है डील के अंदर, उस डील के अंदर। बात है कि नहीं है? ये केस कई साल तक चलता रहा। अब बात क्या है कि जब अनफेयर लगे किसी कंपनी को कि ये हमारे साथ नाजायज कर रहे हैं, उनका मानना था कि सरकार जिसमें कोई टैक्स नहीं बनता। बहुत बड़ा केस है वो, वीडियो का कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। पर सिर्फ अपना जान जाइए कि जब भी गवर्नमेंट के लॉ बहुत ही सख्त हो, गवर्नमेंट बिजनेसमैन पे हाई टैक्स लगाती है, हाई पैसा वसूलती है उनसे, तो इससे क्या होता है कि जो बिजनेसेस करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि यहाँ भाई ठीक सिस्टम नहीं है। हमारे देश में जो बिजनेसेस हैं उन पर टैक्स देना है 30% का, विच मीन्स अगर आप 100 करोड़ कमाते हो तो 30 करोड़ आपको देना पड़ता है किसको? गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। तो यहाँ टैक्स लॉस बहुत ही हैवी और डिफिकल्ट हैं। गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट की बिजनेस मॉडल्स बहुत ही क्या है, आप कह सकते हैं कि सोशलिज्म पे एक तरह से आधारित है। तो कहीं कहीं चीज है। अब ये कहते फॉरेन टेरिटरी, अब यहाँ पे जो कुछ ही बनेगा उसको जैसे ऐसा माना जाए कि ये फॉरेन में बन रहा है। यहाँ पे कुछ भी बनेगा उसको माना जाए कि कहीं फॉरेन टेरिटरी पे जो है वो बन रहा है, ऐसा इमेजिन करिए इसको। यहाँ इस टेरिटरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन टेरिटरी है, यहाँ कुछ भी बनेगा दिस विल बी कंसिडर्ड एज फॉरेन टेरिटरी। तो यहाँ से सपोज बिहार के लिए मोबाइल फोन बना के लाए जाते हैं, इट विल बी कॉल्ड इंपोर्ट। क्या बोलेंगे इसको? इंपोर्ट। माने यहां से बन के देश में कहीं कहीं भी जाएगा वो क्या माना जाएगा? इंपोर्ट का है कि हमने इस लैंड टेरिटरी को मान लिया है फॉरेन टेरिटरी। तो फॉरेन से कुछ भी लाना क्या होता है? इंपोर्ट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कुछ भी आप अगर इंडिया के लिए लेते हैं, मतलब मेरी आप फीलिंग समझ रहे हैं, तो क्या होगा? वो इंपोर्ट होगा। और कुछ भी अगर आप इस यहां दे रहे हैं इनको तो क्या होगा? वो एक्सपोर्ट। लेकिन तो अगर मान लो एप्पल आ जाए तो एप्पल मांगेंगे रॉ मटेरियल, लेबर मांगेंगे, हम सब क्या कर रहे हैं? फिर वो तो एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। बस हमने कोशिश करनी कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कुछ लेना, वहां से दुनिया को दें तरह से। तो विच मीन्स कुछ भी हम चीज जो अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देते हैं या सेंड करते हैं, पहुंचाते हैं, विल कॉल्ड एक्सपोर्ट। और यहां से कुछ भी लिया तो इंपोर्ट होगा। तो जो भी बिजनेसमैन जो कहीं भी हैं उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट करने से बहुत ही रिलैक्सेशन है, क्योंकि एक फॉरेन टेरिटरी है इंडिया के अंदर ही इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो। बात है कि नहीं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे 2005 के अंदर क्रिएट किए गए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये टॉपिक बहुत ही क्रिटिकल है, टफ है, बट आपसे मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ भी अगर इंडिया से वहां जाएगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मुझे शब्द बताइए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाने का पर्पस क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाने का पर्पस, अल्टीमेट मोटिव क्या है हमारा? हम किसी क्यों बना रहे हैं? के लिए अट्रैक्ट करना। बिना बताइए कि
ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम मान लेते हैं फॉरेन टेरिटरी, बट फॉरेन टेरिटरी इसको कंसीडर करने से बेनिफिट क्या है इंडिया को? बनेंगे, हाँ नहीं, क्या फायदा है? अब तो मंदी बात बताइए। कोई भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, हाँ जी। कोई भी लॉ इनके एप्लीकेबल नहीं होगा, फ्री ट्रेड कर सकेंगे, कोई टैक्स नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इंडिया के लॉज ऐसे नहीं कि कोई मर्डर कर दे वहाँ पे तो ही विल गो, ऐसे बिजनेस लॉज, यानी कि सारे लॉ मतलब चोरी को तो कुछ भी नहीं, इंडिया लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, इंडिया के लॉ यहाँ अप्लाई होंगे, मगर मैं कह रहा हूँ कुछ बिजनेस जो लॉज हैं बिजनेस के रिगार्डिंग वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, जैसे एक फॉरेन टेरिटरी इसको कंसिडर किया जाएगा। हाँ बताइए, तो क्या फ़ायदा है फिर यहाँ से, हमें क्या फ़ायदा है? सर पीस की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सपोर्ट करेंगे अगर हम जितना यहाँ से फॉरेन कंट्री में अगर ट्रेड करते हैं तो। पहला पर्पस ये कि यहाँ पे कुछ भी बनेगा, सपोज वो हम बाहर भेजेंगे बना के यहाँ से, बात है कि नहीं? और यहाँ कुछ भी बनाना है उसके लिए क्या चाहिए? पहले बात तो रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल अंदर से इनको ला के देंगे। सो रॉ मटेरियल कुछ भी है आपने इनको ला के दिया तो ये भी क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। नहीं तो एक्सपोर्ट मतलब आपको इंडिया से बाहर सामान भेजना है, इंडिया के अंदर ही टेरिटरी के अंदर आपने सामान वहां भेजा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपोर्ट। सो अल्टीमेट मोटिव क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का? दो बातें हैं, एक टू इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड सेकंड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जब भी कोई आपसे पूछा आपने दो ही लाइन बोलनी है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस है फर्स्ट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। दो बातें, और इसके पीछे की फिलॉसफी आपको मैं सारी बता चुका हूँ। ऑलराइट, डन है कि नहीं? ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है ना, इतना जल्दी आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज ट्रांस फैट्स? ट्रांस फैट्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस फैट्स? TRANS, ट्रांस फैट्स। हाइड्रोजन गैस, लिक्विफाइड ट्रांस फैट्स। चलिए पूछता हूं, ट्रांस फैट्स एक फैट की कैटेगरी है। फैट क्या होती है? चर्बी। फैट मीन्स व्हाट? चर्बी होती है। हाँ, एक्चुअली आप ज़्यादातर नॉन वेज ईटर हैं, फिर कोई वेज ईटर है, तो जब आप मान लो मटन लाते हैं तो उसमें अगर चर्बी ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑयली फील होता है, क्योंकि फैट मीन्स व्हाट? ऑयल एक तरह से, चर्बी वही है। ऑलराइट, तो अब फैट की जहाँ तक हम बात करते हैं, ऑयल और फैट में थोड़ा डिफरेंस है। आपने डालडा घी देखा है? हाँ कि नहीं देखा? डालडा घी और देसी घी में क्या फर्क है बताइए? डालडा घी आप यूज करते हैं घर में? नहीं कर रहे हैं आजकल यूज। कुछ समय डिफेम हो गया था कि भाई बेकार ही है, पर यूज करते हैं सपोज कर लीजिए, तो दोनों फर्क है कि नहीं? ये कितने रुपए का केजी है? 200 रुपए का, और ये है 600 रुपए का पर केजी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है? क्वालिटी कम है। ये घर का बना होगा, मतलब घर का क्या मतलब हो सकता है कि मतलब नेचुरल होगा, और इसमें से मतलब चलिए आप आंसर कि ये नेचुरल है, इसमें से तो पर है तो फैट ही नहीं है। इसमें कर सकते हैं, इसमें देखा गया इसकी स्टाइल बना रहे हैं ये मगर ये बात सही है कि देसी घी में नेचुरल क्या है? फैट। ये आपने सही कहा कि इसमें नेचुरल फैट खतरनाक नहीं है। ये डालडा घी जो है वो आर्टिफिशियल फैट है। आर्टिफिशियल फैट क्या होता है? मैंने एक ऐसी फैट जो आपने बनाई है, नेचुरली नहीं आता थी। जैसे सपोज करिए ऑयल, सपोज ऑयल है, ऑयल में अगर आप हाइड्रोजन गैस मिला दी जाए तो वो हार्ड या सॉलिड शेप में हो जाएगी और बोलेंगे घी है। तो तेल और घी में यही फर्क है। वेजिटेबल ऑयल जो होता है
जो आप खाने में बनाते तेल डालते हैं, वेजिटेबल ऑयल, सरसों ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल जो है, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है जो वेजिटेबल से आता है, सरसों भी ऑयल कहाँ से आया? वेजिटेबल प्लांट से आया ना, लेकिन सनफ्लावर ऑयल इज नॉट, ये सारे क्या वेजिटेबल ऑयल है। जब इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? ये सॉलिड हो जाता है। तो तेल तरल था, हाइड्रोजन मिलाए बन गया वो सॉलिड, और बन गया डालडा घी। बात है कि नहीं? ये काफी रिस्की है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो फैट है उसको पचाना आसान नहीं है। नेचुरल फैट को पचाना जो है वो आसान है, ये पचाना इसको बहुत ही मुश्किल है, डाइजेस्ट करना इसको डिफिकल्ट है जो आर्टिफिशियल फैट है। तो आर्टिफिशियल फैट मैंने ये कैसे बना के पास ही बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस आपने इसमें जो है वो स्प्रे किया। अब दूसरी बात क्या है, एक ज़माना था जब ये कहा गया कि देसी घी का ऑल्टरनेटिव क्या है? डालडा। क्यों डालडा घी को फेमस करते क्या? बिगिनिंग में डालडा घी ऐसे फेमस हुआ है कि देसी घी का ऑल्टरनेटिव मार्केट में आ चुका है। कि पहले सॉलिड फॉर्म में क्या होता था? सिर्फ देसी घी, डालडा तो बहुत बाद में आया है। तो देसी घी जैसे वो लग रहा था ना फेस पे, ये देसी घी जैसा ही। नहीं तो पहले क्या मिलते थे? सिर्फ ऑयल, और सॉलिड फॉर्म में सिर्फ ये देसी घी हुआ करता था। अब बात ये है कि देसी घी जो तो थोड़ा अगर हीट मिल जाए, जैसे वहाँ गर्मी है सपोज करी, तो पिघल जाएगा वो। तो ये सख्त है लौंडा, ये पिघलेगा नहीं डालडा घी जो है। इसका मतलब ये कि आर्टिफिशियल जो फैट है वो जब पिघल नहीं रही इतने टेम्परेचर पे, तो वो क्या हाल करेगी खाने पे। तो डालडा घी फेमस कर दी गया कि ये तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, फेमस किया गया इसको। बट ये जो है बहुत ही रिस्की है जो ट्रांस फैट्स है। और दूसरी बात ये है कि ट्रांस फैट्स कितनी अलाउड है? ट्रांस फैट सिर्फ 2% अलाउड है आज के डेट में हमारे भोजन के अंदर। तो जो भी हमारे भोजन है उसमें जो ट्रांस फैट्स है सिर्फ 2% अलाउड है, ओनली 2%। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में इसने काम करना स्टार्ट किया था। FSSAI ने ये कहा कि जो भी मैन्युफैक्चर जो पैक्ड प्रोडक्ट है, पैकिंग होके आ रहे हैं, उनमें ट्रांस फैट से होनी चाहिए 2%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारे देश में फूड सेफ्टी के लिए कौन सी अथॉरिटी है? नाम उसका FSSAI, मैंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाहर से खरीदते हो तो उसमें देखो मोहर लगी है क्या लिखा वहां पे कि FSSAI द्वारा प्रमाणित। अगर है तो एक अच्छा प्रोडक्ट है वो, अगर नहीं है प्रमाणित तो एक देसी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कुछ ऐसे तत्व ना हो जो आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। तो कभी भी आप ऐसी चीज ना खरीदें इसमें FSSAI की मोहर जो है वो ना लगे इसको। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ट्रांस फैट्स के बारे में। कल हम यहाँ से आगे जो है वो डिस्कस करेंगे।